Welcome to Taxius Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agarwal. Here I am sharing function in C, C++, C है Java, Python programming language. किसी भी लैंग्वेज में उस कोड का स्टेटमेंट या टास्क देने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमको फंक्शन अपने प्रोग्राम से जो टास्क परफॉर्म कराना होता है वो टास्क या स्टेटमेंट किसी ना किसी फंक्शन या मेथड के फॉर्म में लिखा जाता है। फंक्शन और मेथड किससे कहते हैं, यही हमको इस वीडियो में समझना है। ओके, this is my beginner to advanced programming course or for upper technical students who wants to learn about coding or programming language. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. Okay, I uploaded some videos related to this course, so watch freely on this channel. Okay, now we start today's session. Today's our topic is function in C, C++, C has Python programming language. आज आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं C, C++, C has Python programming language के फंक्शन का ओवरव्यू शेयर करने जा रही हूँ। C, C++, C has Python programming language के फंक्शन के बारे में आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो में समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, किन किन लैंग्वेज में फंक्शन की जरूरत पड़ती है। मेनली फंक्शन का यूज जावा लैंग्वेज में नहीं होता है। जावा के टास्क को फंक्शन की जगह मेथड्स में लिखा जाता है और मेथड्स में ही परफॉर्म कराए जाते हैं। जावा के मेथड्स पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, इसलिए हम उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, वो एक डिफरेंट चैप्टर है। ओके, इसलिए आप सब यहाँ C, C++, C हैज पाइथन लैंग्वेज के फंक्शन को समझेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट्स को एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे आपके किसी क्वेश्चन पर पर्टिकुलर वीडियो बन सकता है, फ्रीली आस्क मी in your comment box. Okay, I will try to cover your each and every question in your next videos or in your comment box. Okay, okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फंक्शन इन C, C++, C हैश और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के फीचर क्या क्या हैं, किस लैंग्वेज में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं। चलिए इस वीडियो में हम ये सब देखेंगे, आगे हम देखते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले हम फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन क्या होता है। ओके, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बेसिकली हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो ब्लॉक कोड्स में डिवाइडेड रहते हैं। जैसे कि पहले हम हेडर फाइल लेते हैं, देन मेन फंक्शन लेते हैं। हमारा प्रोग्राम का कोड मेन फंक्शन में ही लिखा जाता है। इट मीन्स हम अपने प्रोग्राम को जो भी टास्क या स्टेटमेंट्स देते हैं परफॉर्म कराने के लिए, वो किसी ना किसी मेन फंक्शन में ही लिखे जाते हैं। ओके, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर आपने मेरे वो वीडियोस ना देखे हों तो आप देख लीजिएगा। उन वीडियोस में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेन फंक्शन में हम प्रोग्राम को किस तरह से लिखते हैं, यानी कि प्रोग्राम के टास्क को किस तरह से लिखा जाता है। तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ये वीडियो समझ आएगा आपको, ऐसा नहीं है। ओके, इस वीडियो को पहले पूरा देखना, उसके बाद उसको देखना, उसके बाद फिर आप इसमें आएंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, तो उन वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जा करके, मेरे कुछ प्रोग्राम्स की वीडियोस वहां डली हुई हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ओके, अब फंक्शन देखते हैं क्या होता है, स्लाइड क्या शो कर रही है। ओके,
In any language, we can divide a large program into the basic building blocks known as function. The function also known as procedure or subroutine in some programming language. किसी भी लैंग्वेज में जब एक प्रोग्राम लिखा जाता है, उस लार्ज प्रोग्राम को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में डिवाइड करके उस प्रोग्राम को रेडी किया जाता है. छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया जाता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी हेडर फाइल के लिए देखा था और भी एक दो वीडियोस में मैंने बताया था आपको. और यही सब अपन को फंक्शन में भी पढ़ना है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स को कैसे रेडी किया जाता है एक्चुअली. तो देखते हैं कैसे रेडी करते हैं. In any programming language, to perform any task, we can create function. Function किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं. ओके, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट हैज अ स्टेटमेंट. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन छोटे छोटे ब्लॉक को ही फंक्शन कहा जाता है. जब भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं, उस कोड को छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखा जाता है. उन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को मिलाकर ही एक ब्लॉक ऑफ कोड रेडी होता है, उसे ही फंक्शन कहा जाता है. ओके, फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स स्पेसिफाइड इन द कोड ब्लॉक. फंक्शन का यूज उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है जो कोड ब्लॉक में स्पेसिफाइड होते हैं, जो कोड ब्लॉक के अंदर लिखे गए होते हैं. ओके, a function can be called many times. It provides code reusability, modularity and code optimization. किसी भी लैंग्वेज में एक फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं. फंक्शन के इस फीचर को रीयूजेबिलिटी कहते हैं. ओके, मॉड्यूलरिटी का मतलब है कि एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह उस फंक्शन को कॉल किया जाए, उसे ही मॉड्यूलरिटी कहते हैं. किसी भी कोड की क्वालिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना ही कोड ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, जैसे कि स्मॉलर साइज, कंज्यूम लेस मेमोरी, एग्जीक्यूट मोर रैपिडली और परफॉर्म फ्यूअर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए दो प्रकार के फंक्शन डिक्लेरेशन होते हैं, एक लोकल फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दूसरा ग्लोबल फंक्शन डिक्लेरेशन. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन को दो प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, एक लोकल फंक्शन डिक्लेरेशन से और दूसरा ग्लोबल फंक्शन की तरह. ओके, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम अभी देखते हैं. लोकल फंक्शन किसी पर्टिकुलर क्लास में बनाए जाते हैं और उसी क्लास में ही लोकल फंक्शन को कॉल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन हमने अपने प्रोग्राम की किसी क्लास में बनाया और उस फंक्शन को हमने उसी प्रोग्राम में आउटर ऑफ द क्लास कॉल किया, तो वो फंक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो फंक्शन केवल उसी पर्टिकुलर क्लास के लिए ही बनाया गया है. लोकल फंक्शन को उस पर्टिकुलर क्लास में कितनी भी बार कॉल कर सकते हो, उस क्लास के लिए तो एज अ ग्लोबल फंक्शन वर्क करेगा, लेकिन आउटर ऑफ द क्लास वर्क नहीं करेगा. इसे ही लोकल फंक्शन कहते हैं. ग्लोबल फंक्शन को हमेशा प्रोग्राम में सभी क्लासेस और स्टेटमेंट्स के बाहर लिखा जाता है, जिससे उस ग्लोबल फंक्शन को ग्लोबली कहीं भी किसी भी क्लास में या स्टेटमेंट में जरूरत पड़ने पर कॉल कर सकते हैं. इन फंक्शंस को ग्लोबल फंक्शंस कहते हैं. उम्मीद है आप लोग को ग्लोबल फंक्शन डिक्लेरेशन और लोकल फंक्शन डिक्लेरेशन समझ आ गया होगा. ओके, ये तो हुआ अपना फंक्शन डिक्लेरेशन. अब देखते हैं आगे. इन C, C++, C# programming, the function contains a set of programming statements enclosed by curly braces. फंक्शन के अंदर सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. उन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में एनक्लोज किया जाता है. ओके,
अब हम फंक्शन कॉलिंग देखते हैं, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। ओके, फंक्शन कॉलिंग, अ फंक्शन में और मे नॉट accept any arguments. It may or may not return value. Based on these facts, there are 4 different aspects of function calls. Okay, फंक्शन को कॉल करते समय आप जो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को हमारा फंक्शन एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ऐसा ही रिटर्न वैल्यू का भी है। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे, आप जो वैल्यू फंक्शन से रिटर्न लेना चाहोगे या फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होना है उन वैल्यू को हमारा फंक्शन रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आगे हम इसके टाइप्स में समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे कि मैंने अभी फंक्शन के जो फैक्ट्स बताए उनके आधार पर फंक्शन कॉलिंग 4 तरह की होती है, जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा है। ओके, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। पहला क्या, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। पहला केस है फंक्शन आर्गुमेंट ना लेगा और ना ही वैल्यू देगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक हेडर फाइल बनाया था, उसमें सिर्फ एक फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को कॉल किया था और उस फंक्शन को कॉल किया था अपने दूसरे प्रोग्राम में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिन्होंने देखा है उन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आएगा। ओके, देखो उस वीडियो में हमने एक हेडर फाइल बनाया था, उसमें सिर्फ एक फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को कॉल अपने दूसरे प्रोग्राम में किया था। उस वीडियो में हमने हेडर फाइल में तो कोई वैल्यू दी नहीं थी, दूसरे प्रोग्राम में हमने वेरिएबल की वैल्यू दी थी। अगर हम वो वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम में ना देते हुए डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते तो इस केस में वो प्रोग्राम ना तो आर्ग्यूमेंट लेगा और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ये है हमारे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू का मतलब। ओके, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम बनाना बताया था, इसलिए यहाँ मैं प्रोग्राम बनाना नहीं बता रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर वो वीडियो देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब दूसरा है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ओके, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस है फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो नहीं लेगा और वैल्यू भी रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमने वेरिएबल लिए अपने प्रोग्राम में और वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर कर दी और एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया और उस फंक्शन की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। उस प्रोग्राम को आप रन करोगे तो ये जो प्रोग्राम बनाया आपने, अब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा? नहीं ना, और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। ये है हमारे फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू का एग्जांपल। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि मल्टीप्लाई का प्रोग्राम मैं बना चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, सेकेंड लास्ट केस है ये। इसमें क्या, फंक्शन आर्ग्यूमेंट तो लेगा पर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सॉरी, हाँ, आर्ग्यूमेंट भी लेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। सॉरी, विदाउट रिटर्न वैल्यू। हाँ, फंक्शन लास्ट केस है ये, आई मीन सेकेंड लास्ट केस है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी लेगा और वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि हमने वेरिएबल लिया अपने प्रोग्राम में और वेरिएबल की वैल्यू हमने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर ना करते हुए यूजर से मांगी। यूजर ने वैल्यू मतलब हमारे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट दे दिया और एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया और उस फंक्शन की वैल्यू का रिजल्ट हमने प्रिंट नहीं कराया। उस फंक्शन को आप रन करोगे तो ये जो प्रोग्राम बनाया है, अब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या ये प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेगा? हाँ लेगा, और वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने वैल्यू कहीं प्रिंट ही नहीं कराई, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर आएगी कहाँ से? तो इसको कहते हैं वैल्यू रिटर्न ना करना। ओके, ये है हमारे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और विदाउट रिटर्न वैल्यू का एग्जांपल। ओके, आप मल्टीप्लाई का फंक्शन उस प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले दो में भी बोला था, इसमें भी बोल रही हूँ। ओके, अब देखते हैं चौथा, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। लास्ट केस है फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी लेगा और वैल्यू भी दे देगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक जावा का प्रोग्राम लिया था और उस प्रोग्राम में हमने आर्ग्यूमेंट भी यूजर से लिया था और हमारे फंक्शन से वैल्यू भी रिटर्न हुई थी। ये है हमारे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट और विद रिटर्न वैल्यू का एग्जांपल। ओके, आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम बताया था, इसलिए यहाँ मैं उस प्रोग्राम को नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई एक प्रोग्राम लिया, इसका एक ओवरव्यू देती हूँ मैं। एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, उनका हमने मल्टीप्लाई कराया। ओके, अब ए और बी जो वेरिएबल लिए उसमें एक तो केस बनता है, या तो हम ए और बी की वैल्यू दें। अगर हमने ए और बी की वैल्यू प्रोग्राम में भी नहीं दी और यूजर से भी नहीं मांगी, तो ये पहला वाला केस करेगा, क्योंकि ना तो आर्ग्यूमेंट मिला उसे, ना उसने वैल्यू रिटर्न की, और प्रोग्राम रन हो ही गया क्योंकि उसमें कोई एरर आनी नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया पहला वाला क्लियर। अब दूसरे वाले की बात आती है कि जैसे अपन ने इंट ए और इंट बी लिया, दो वेरिएबल लिए। अब ए जो वेरिएबल है उसमें हमने वैल्यू दी, बी में भी, सॉरी दूसरे वाले में क्या होगा, हमने उनमें वैल्यू नहीं दी। ओके, पर हमने वैल्यू यूजर से भी नहीं मांगी, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। अब वहां रिटर्न वैल्यू क्या हो रही है, हमने फंक्शन बना दिया प्रिंट एफ ए एस्टिक बी, उसको भी एज ए स्ट्रिंग ले लिया, तो वो रिटर्न वैल्यू मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा। ऐसे ही अपन मल्टीप्लाई वाले में भी कर सकते हैं कि ए एस्टिक बी ना देते हुए वहां ए की जगह पे अपन 2 दे दें और बी की जगह 3 दे दें, तो फंक्शन तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है। 2 एस्टिक 3 जो होगा 6 होगा, तो वो वैल्यू बाहर आएगी, वो तुम्हारी स्क्रीन पे प्रिंट होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट तो नहीं लिया ना उसने, ना इनपुट यूजर से लिया और ना ही हमने वहां डिक्लेयर किया वेरिएबल की वैल्यू को, तो उसने आर्ग्यूमेंट नहीं लिया। ये हो गया अपना दूसरा वाला। तीसरा वाला क्या कहता है कि विद आर्ग्यूमेंट्स, तो हमने क्या किया, इंट ए इंट बी में या तो हम उसमें वैल्यू डिक्लेयर कर दें वेरिएबल की, या फिर हम यूजर से मांग सकते हैं, दोनों ही केस परफॉर्म करा सकते हैं। अब उन दोनों केसेस में क्या होगा, अब उसके बाद हमने जो वैल्यू है हमें फंक्शन उसका बना दिया, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन का है, फंक्शन तो बना दिया लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट नहीं कराया। उसी फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, हमने वो प्रिंट नहीं कराई, तो वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा। हमने उसे वैल्यू दी है लेकिन वो आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी नहीं हमारा रिजल्ट फंक्शन का, उसे ही विदाउट रिटर्न वैल्यू कहते हैं ना, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। और लास्ट वाला जो है जिसमें हमने फंक्शन की वैल्यू भी प्रिंट करा दी, तो वो लास्ट वाले को भी परफॉर्म कर देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का वैल्यू दिया यानी आर्गुमेंट दिया और उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा के स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट करा दिया, तो क्या हो गया, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। तो ये हो गया अपनी फंक्शन कॉलिंग के, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको तो फंक्शन कॉलिंग क्या होती है ना। ओके, अब देखते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शन। ओके, by using functions we can avoid rewriting same logic code again and again in a program। ओके, जब आप बड़े से बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो आप देखेंगे एक ही लॉजिक कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए रीराइटिंग का यूज किया जाता है। आई मीन रीराइटिंग को रिड्यूस करने के लिए, अब इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है आपको, तो एक लॉजिक कोड जो है यानी फंक्शन का यूज किया जाएगा। अब इस कोड में क्या हो रहा है कि हम रीराइटिंग कर रहे हैं, बार बार एक ही कोड को लिख रहे हैं। अब एक ही कोड को आप बार बार लिखेंगे तो आपके पास एक तो स्पेस ज्यादा लेगा, मेमोरी स्पेस भी लेगा एक, तो दूसरी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होनी चाहिए, तो वो बढ़ रही है तुम्हारी। जब आप फंक्शन का यूज करोगे तो तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी घटेगी और
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी घटेगी। मतलब कम से कम स्पेस को लेना और कम से कम टाइम लेना हमारे प्रोग्राम का सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो जब हम कोड बड़ा लिखेंगे, उस कोड में फंक्शंस का यूज नहीं करेंगे तो वो टाइम ज्यादा लेगा। अगर हम उस कोड में फंक्शंस का यूज करेंगे तो हमारा सबसे पहला रीराइटिंग का जो वर्क है वो कम हो जाएगा। ओके, इसीलिए रीराइटिंग को अवॉइड करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ही कोड को हमको कई बार लिखना पड़ता है, अलग अलग जगह कॉल भी करना पड़ता है उस कोड को, तो उससे अच्छा है कि एक ही जगह लिख करके उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लिया जाए। ओके, we can call function any number of times in a program and from any place in a program. आप एक फंक्शन को उसी प्रोग्राम में कहीं भी और कितनी भी बार कॉल कर सकते हो। ये भी फंक्शन का एक फीचर ही है जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, we can track a large program easily when it is divided into multiple functions. जब एक बड़ा प्रोग्राम मल्टीपल फंक्शन में डिवाइड करके बनाया जाता है, उस प्रोग्राम को समझाना समझना और रन करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में तोड़कर बनाया जाता है। ये भी फंक्शन का एक फीचर ही होता है। ओके, रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सबसे अच्छा फीचर है रीयूजेबिलिटी, जैसा कि हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में बताया था। ओके, एक और है द की accomplishment of function is we can return as many outputs as we want with different arguments. Okay, जैसे जब हम किसी प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेते हैं तो यूजर इट मीन्स आपसे जब इनपुट मांगना चाहता है, तो आप जब जब प्रोग्राम रन करते हो तब तब अलग अलग इनपुट देते हो। प्रोग्राम जब भी आपसे इनपुट मांगता है आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप हमेशा अलग अलग इनपुट ही देते हो, तो उसके आधार पर अलग अलग आउटपुट भी आएगा। तो यही हमारे फंक्शन का ये लास्ट वाला फीचर था। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस फंक्शन कह लो या टाइप्स ऑफ फंक्शन कह लो, कि हर एक लैंग्वेज में फंक्शन तो वही होते हैं, लाइब्रेरी डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। ओके, तो देखते हैं। There are two types of function in C, C++ programming or other programming languages. Okay, तो library defined and user defined. तो the library function are, अब हम एक एक करके समझेंगे। पहले library function को समझेंगे, फिर user defined function को समझेंगे। तो library function क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं। The library function are created by the designer of compilers. जो कंपाइलर को बनाते हैं वही लोग लाइब्रेरी फंक्शन को भी बनाते हैं या क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन आर इनबिल्ट फंक्शन इन C, C++ that are grouped and placed at a common place called the library. लाइब्रेरी फंक्शन को ही इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है। इनबिल्ट फंक्शन ज्यादातर हम पाइथन में यूज करते हैं और C++ में हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। सी हैज में भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज होता है, लेकिन पाइथन में क्या है, उसको इनबिल्ट फंक्शन के नाम से जाना जाता है ना। ओके, तो लाइब्रेरी फंक्शन को इनबिल्ट फंक्शन कहा जाता है। हेडर फाइल के बाद C में लाइब्रेरी फंक्शन को भी कॉल किया जाता है, लेकिन वैसे ज्यादातर क्या है कि लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वो हेडर फाइल के अंदर ही डिफाइंड रहते हैं, तो उनको जहां जरूरत पड़ती है वहां यूज भी कर लेते हैं अपन, है ना। जैसे आगे समझते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल सच एज सी फंक्शंस आर एज स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स, पुट्स, सेल्फ, फ्लोर, etc. और C++ फंक्शन का क्या है, सेल्स, कोस, एक्सप्रेस, एक्सपोनेंशियल, exps. ओके, तो हेडर फाइल के अंदर ही C++ के लाइब्रेरी फंक्शन पहले से ही डिक्लेयर होते हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए C में stdio.h सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल का यूज किया जाता है। इनपुट के लिए हम scanf
और आउटपुट के लिए printf जैसे कि फंक्शन को लेते हैं, वो printf और scanf फंक्शन इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में पहले से ही डिक्लेयर्ड है ना, अवेलेबल हैं। ऐसे ही कुछ फंक्शन हैं सी और सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में, जैसे कि सी में है स्कैनf, printf, getf, putf, सेल, फ्लोर वगैरह। ऐसे ही सी प्लस प्लस में है शेल, COS, EXPS वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे कई फंक्शंस होते हैं। अब आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू यूज द लाइब्रेरी फंक्शन सच एज printf, scanf, we need to include stdio.h in your program, which is a header file that contains all the library functions regarding standard input output. जैसा कि अभी बताया था मैंने, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए सी में stdio.h सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल का यूज किया जाता है। इनपुट के लिए हम scanf का यूज करते हैं और आउटपुट के लिए printf का यूज करते हैं। ऐसे ही scanf और printf जैसे कई फंक्शंस हमारी stdio हेडर फाइल में भी अवेलेबल हैं, और stdio जैसी कई हेडर फाइल्स हमारे कंपाइलर में अवेलेबल होती हैं, हमारे ब्लॉक में अवेलेबल होती हैं। ओके, यही हमारा लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन कहलाता है, और यही हमारे एग्जांपल्स भी थे स्कैनफ और printf करके। ओके, ये stdio.h का जो एग्जांपल लिया था वो सबसे बेस्ट एग्जांपल था कि उसके अंदर printf, scanf जैसी कई सारी इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं यूजर डिफाइंड की। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय द C++ programmer so that he can use it many times. It reduces the complexity of a big program and optimizes the code. वही बात आ गई जो मैंने कही थी अभी आपको, जो प्रोग्राम को बनाते हैं, लिखते हैं, वही लोग उस प्रोग्राम की नीड के हिसाब से यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। जब भी कोड बड़ा होता है तो उसमें कई बार क्या होता है कि एक ही कोड कई बार रिपीट हो रहा होता है, तो उस कोड को ऐसे फंक्शन क्रिएट कर दिया जाता है ग्लोबली, तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ओके, इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में कभी भी कहीं भी फ्रीली कॉल कर सकते हो, जिससे हमारे बड़े से बड़े प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है और कोड भी जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओके, ये तो हो गया अपना टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये हर लैंग्वेज में ही वर्क करते हैं, पाइथन हो, सी हैज हो। ओके, उनमें भी यही लाइब्रेरी डिफाइंड और यूजर डिफाइंड होते हैं। पाइथन में लाइब्रेरी डिफाइंड को इनबिल्ट फंक्शन बोल दिया जाता है, फीचर्स भी उनके यही हैं और टाइप्स भी उनके यही हैं। तो आगे अपन देखते हैं पाइथन का फंक्शन क्या है। ओके, Python function. A function is a collection of related assertion that performs a mathematical, analytical or evaluative operations. Python function का यूज मैथमेटिकल, एनालिटिकल और इवेलुएटिव ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, द एग्जैक्ट क्राइटेरिया होल्ड टू फंक्शन नेम एज दे डू टू वेरिएबल नेम्स। जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए जाते हैं, उन फंक्शंस का नेम एज सेम एज वेरिएबल नेम लिया जाता है। पाइथन के अंदर मोस्टली यहाँ बात पाइथन की हो रही है। पाइथन फंक्शन इज डिफर फ्रॉम सी प्लस प्लस एंड सी एज लैंग्वेज। सी प्लस प्लस सी एज लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करते हैं, हर लाइन के बाद कॉलम से टर्मिनेट करते हैं, जो काम हमको पाइथन में नहीं करना होता है। पाइथन का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट लिखा जाता है। पाइथन में क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालिटिकल ऑपरेशंस और इवेलुएटिव ऑपरेशंस को परफॉर्म कराया जाता है। जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइथन में बनाए जाते हैं तो उन फंक्शंस का नेम डीएफ से जो डिफाइन किया जाता है, उन फंक्शंस का नेम डीएफ के बाद में फंक्शन का नेम आता है, वो नेम सेम एज अ वेरिएबल नेम होता है। ओके, A function is defined by using the def keyword and giving it name, specifying the arguments that must be passed to the function and structuring the code. मतलब अपने कोड में हम जो भी
आर्ग्यूमेंट्स पास कराना चाहते हैं, जैसे हमने 2 वेरिएबल लेने हैं, उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यू हमको अपने फंक्शन में यूजर से मांगनी है, तो हम क्या लेंगे उसमें, जैसे फंक्शन नेम लिया def और उसका नाम ले लिया वैल्यू करके और कोष्टक में a और b, या फिर डायरेक्टली def कुछ भी ले लिया और a और b। देखो जैसे क्या है, जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए जाते हैं उन फंक्शन को def कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है, उसके बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। पाइथन के फंक्शन में जो भी आर्गुमेंट दिया जाता है उस आर्गुमेंट को कोड ब्लॉक के साथ स्ट्रक्चर में ही स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब कि def के साथ में जब हम फंक्शन का नेम लिखते हैं उसके साथ ही हम उसके आर्गुमेंट्स, जैसे कि a और b हमने 2 आर्गुमेंट लिया तो उनको भी हम पहले ही स्पेसिफाई कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन में स्पेसिफाई करना नीड होता है इसका। और लैंग्वेजेस में तो अपन नीचे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है उसी के साथ में करना होता है। ओके, आगे प्रोग्रामिंग में और अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर एक प्रोग्राम बना दूंगी, मैं एक वीडियो बना दूंगी अच्छे से यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर, तो आपको इन लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो फंक्शन आर ब्रॉड ऑफ 2 टाइप्स, यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन, जो कि मैंने अभी बताया था कि यूजर डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन सेम एज अ C++ लैंग्वेज। ओके, तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, फीचर्स को, टाइप्स को, कॉलिंग डिस्क्रिप्शन को, डिक्लेरेशन को, कॉन्सेप्ट्स को, फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel for finding easily my new uploaded videos, so or press the bell icon. ओके, आज के सेशन में इतना ही, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। आज आप सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा फंक्शन ऑफ C++, C# पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज आप सभी स्टूडेंट्स फीचर्स को, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, टाइप्स को, कॉलिंग डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट को, ये सब आपने आज की इस वीडियो में अच्छे से समझा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओके, एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप में से किसी को, स्टूडेंट को इस वीडियो में जहां भी समझ ना आया हो तो कमेंट में अपने क्वेश्चन को टाइप करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैं आपके लिए आपके उन क्वेश्चंस पर एवरी संडे न्यू वीडियोस लेके आऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन पे वीडियो बन सकता है तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, जिससे आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो उस क्वेश्चन पर बनाकर मैं दूं आपको। ओके, अगर वीडियो आपको समझ आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आगे की वीडियोस मिल सकें, और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फाइंडिंग न्यू लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस। ओके, like, share and subscribe.